सो हेलो गाइस, मेरा नाम प्राची है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक ख़ास वीडियो शूट करने वाली हूँ जो कि होगी चारधाम यात्रा की। तो मेरा चारधाम यात्रा तो पिछले साल ही पूरा हो चुका था, बट जो फाइनल वीडियो रहेंगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि होता ऐसा है ना कि बहुत से लोग अपनी पैकिंग के चलते मेन चीज़ भूल जाते हैं, जो कि फिर चारधाम यात्रा में आगे जाके बहुत परेशानी हो जाती है। तो आज मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस भी कैसा था, कि हमें क्या क्या परेशानियां फेस हुई है। और आपको इसमें मैं बताऊंगी बजट भी कितना होएगा पर पर्सन का। और अगर आप ग्रुप में जाओगे तो ऑब्वियसली बजट तो कम होगा ही, बट मैं पर पर्सन के हिसाब से भी आपको बजट बताऊँगी फाइनल एंड में। तो फर्स्ट हम हैदराबाद से दिल्ली गए थे। दिल्ली का बजट कुछ 800 के आसपास था ट्रेन का। फिर वहाँ से हम गए थे ऋषिकेश हम गए थे दिल्ली से बस में। ऋषिकेश पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे खाना खाया। फिर वहाँ से हमें बुक करना था कैब वैन जो भी होता है। अब जितने लोग होते हैं वो हिसाब से बजट आता है उनका। तो हमने वहाँ से बुक की थी एक मिनी वैन और 7 सीटर के आसपास की, है ना। हाँ, 7 सीटर की हमने वहाँ से मिनी वैन बुक की थी। फिर वहाँ से हम जाते हैं ब्रह्मकाल। वहाँ पे हमारा स्टे होता है नाइट स्टे। तो पहला धाम जो होता है वो होता है यमुनोत्री का। तो हम यमुनोत्री के लिए सुबह 9 बजे निकल जाते हैं रेडी होके। अगर आप जितना जल्दी जाओगे तो आपके दर्शन जो है उतने जल्दी होंगे और बहुत आराम से होंगे। तो यमुनोत्री में हमें क्या इशू फेस हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से यमुनोत्री, ब्रह्मकाल से यमुनोत्री पहुँचने को हमें 1-2 घंटे कुछ लग गए थे। फिर वहाँ से जो ट्रैकिंग होती है वो 2 से 3 घंटे की होती है। वो तो बाकी आपके स्टैमिना पे डिपेंड रहेगा। अगर आप जल्दी चल सकते हो तो आप 1.5 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हो ट्रैकिंग, या फिर आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं। हमारी जो ट्रैकिंग थी वो 2 घंटे में ख़त्म हो चुकी थी। फिर वहाँ पे जाने के बाद जो शूज़ हम वहाँ पे रखते हैं उसके चार्जेस थे 20 रुपये। तो हम थे टोटल 5 जने। तो हमने सोचा कि क्यों देंगे, बारी बारी जाके दर्शन करके आ जाएंगे। तो वो टाइम पे हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो शूज़ पहने थे वो हम खोल के, हम सभी एक साथ जाने वाले थे दर्शन करने। फिर जो शूज़ वाले या कोई दूसरे लोग थे जो हमारे शूज़ पे नज़र रख रहे थे, हमें पक्का यकीन था कि हमारे शूज़ चोरी हो सकते हैं। तो फिर हम बाद में बारी बारी से जाके दर्शन करके आए थे। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आप शूज़ वेयर कर रहे हो, आप शूज़ तो कंपलसरी होता है, तो आप ब्रांडेड ना वेयर करें। अगर ब्रांडेड भी वेयर कर रहे हो तो आपका शूज़ का ध्यान आप ही को रखना पड़ता है। तो यमुनोत्री में हमें ये स्कैम होते होते हमारा बच गया था। बाकी के हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे। और वहाँ पे जो है फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं था। तो अगर आप फ़ोटोज़ लेते हो तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो आपका फ़ोन खींच लेंगे और वापस नहीं देने के चांसेस भी होते। तो अगर आप फ़ोटो ले रहे हो तो थोड़ा देख समझ के फ़ोटो लीजिएगा। तो फिर वहाँ से हम वापस आ जाते हैं ब्रह्मकाल स्टे के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली वहाँ से गंगोत्री के लिए निकल नहीं सकते सेकेंड धाम के लिए। तो हमें नाइट स्टे फिर से ब्रह्मकाल में करना पड़ता है। फिर हम सुबह पहले निकल जाते हैं दूसरे धाम के लिए जो कि होता है गंगोत्री। तो जो फर्स्ट होता है यमुनोत्री, वहाँ पे ट्रैकिंग होती है। सेकंड में फिर ट्रैकिंग नहीं होती है। फिर जो तीसरा धाम होता है केदारनाथ का, वहाँ पे ट्रैकिंग होती है। और फिर बद्रीनाथ में भी आपको ट्रैकिंग नहीं होती है। तो फिर गंगोत्री में ट्रैकिंग नहीं थी, तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। अगले दिन हमारे वहाँ के भी दर्शन अच्छे से हो गए थे। वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होती है। और फिर गंगोत्री के बाद हमारे साथ जो स्कैम हुआ मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो होता ऐसा है, जो हमने ऋषिकेश में एक वैन बुक की थी ना 7 लोगों की, तो हमारी बात हुई थी कि हम जो बजट है वो केदारनाथ के पहले देंगे, मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट करने के पहले देने की बात हुई थी। बट गंगोत्री में जो ड्राइवर था, गंगोत्री के दर्शन करा के हमें 6 बजे के आसपास होटल पहुंचा देता है। तो वहाँ पे हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है कि भाई 6 बजे क्यों, जब गाड़ी का ट्रैवल समय 9 बजे तक का है या फिर सनसेट के पहले तक का है, तो अभी टाइम है तो हम आगे पहुँच सकते। हमारा वहाँ पे ये कहना था कि अगर हम 2 घंटे जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ पे 2 घंटे ज़्यादा रश कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग जो केदारनाथ की है बहुत टफ होती है। तो हमने वो सोच के ड्राइवर को बोला था कि अभी तो 6 बजे आप थोड़ा और आगे हमें ड्रॉप कर दीजिए तो सही रहेगा। बट वो ड्राइवर ज़िद पे अड़ गया था कि मैं भी इंसान हूँ, मैं चला के आ रहा हूँ, ये है वो है। तो इसकी जो क्लिप रहेंगी वो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। हैबिट ये है ये मेरा, ठीक है ना। ऐसा 250 किलोमीटर की रनिंग हो गई है, ठीक है ना। कर ले उसको फोन, जा फोन करो उसको, जा। ऐसा नहीं भैया, हम भी आदमी है, 250 की रनिंग की है। चिट्ठी पे फोटो खींचा था ना, वहाँ से आप क्या है फोटो में नहीं खींचा। खींचे। तुम तो सोच रहे हो उस दिन मैंने मैनेजमेंट कर दिया।
उधर मैं नहीं चला तब क्या करता? तो उन्होंने हमारे हिसाब से चलना, हम उसके हिसाब से क्यों चलना भाई? अरे तू वो तुम्हारी इच्छा भाई। हाँ, वो अरे तू ऐसे बात वो कर रहा तुम्हारी है वो तुम्हारी इच्छा भाई, वो तुम्हारी इच्छा, वो तुम करते हो भाई। हमारा काम समझौता करना। नहीं, समझौता करना मालूम। अब जैसा कि हम सुबह आधा घंटा लेट हो गए, हमारे से अरे तू से बात कर रहा और बीच बीच में अब रास्ता साफ, अब ये रास्ता साफ है, हाँ। आप हल्लू जाएंगे तेज जाएंगे? हाँ। आप बोलो। मैं नहीं, आप हल्लू जाएंगे तेज जाएंगे? मैं समझाऊंगा, जब कोई सुबह बात ट्रैफिक थी तब भगाना था गाड़ी, अब जब रास्ता साफ है तब हल्लू जा रहा था, हमारा टाइम बर्बाद। गालियाँ कौन सुनेगा, गालियाँ दे रहे हो। पंगे मान लो, आज रुक जाओ, कल उसके बाद मान लो, तुम्हें 4 दिन तुमने तुम घर चले जाएंगे, क्यों फालतू ले रहे? अरे थोड़ा नहीं, आगे, कोई बात नहीं, पैसे तुम्हें ऐसे पैसे बात कोई बात नहीं, पैसे कम ज्यादा मैं कर लूँ, कोई बात नहीं। पैसे के बात नहीं है यहाँ पे, बात ये है कि उन्होंने समय बर्बाद हो रहा। हाँ, खुद के हिसाब भाई से देखो, चल रहा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम कर लो, जैसे मर्जी कर लो। मैं बोलूँगी हमारा काम देखो, ड्राइवर से नहीं करना पंगा, अगर वहाँ रोक रहा, हर रोक रहा, उसको बढ़िया करो। कोई मैं कल क्यों क्या तुम्हें कल भी अच्छा चले घुमाएगा, दिखाएगा, वो नहीं देखा तुम्हें तो क्या कर दूँ? रूम देख ले इनके साथ जाके। बात क्यों नहीं मैं तुम मान रहे, तुम क्यों पंगा ले रहे? पंगा नहीं लेना। बोलो भाई तो 4 दिन बचे बाजी, तुम्हारा भगवान है बस, अभी वो भगवान तुम्हारा कहीं ठो दे, कोई किसी का भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ एक है। हाँ, तो अब रुक जा तुम, मैं सर तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं करना जा पंगाबाजी की। देख क्या आ जाओ, अरे कमरा तुम्हारे जामर जो लो, मैं नहीं बोल रहा लो, जा बात कर रहा हूँ, आराम से बोलो, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। बेटा ऐसा है, मेरी बात सुन, मेरी पहले से अब ये हैबिट तो चेंज होगी नहीं। आपकी हैबिट मैं तुमको गाली दी, नहीं पता ना। मैं तुमको गाली दी, गाली तो दी आप, कहाँ दी गाली? किसको दिए नहीं मालूम, बट वहाँ पे डर के गाली तो दे रहे थे किसको? कि प्यार से समझाते ये लोग समझते नहीं है, सर पे ही चढ़ते बोल के। तो जिन गाली लोगों को- दिए हो ना? गाली क्या हुआ? जिस प्यार से समझाने पे तुम लोगों को समझा रहा हूँ। नहीं, आप भी बता बोल रहा रहे हूँ, थे गाली गाली तुमको नहीं दी गाली। दिए। अब वो तो क्या पता। चलिए आप काम करो, आप 5,000 देने से मतलब है 5,000, 2 दाम हो गए। 5 दिन के बाद केदारनाथ के बाद की बात हुई थी। बात सुन मेरी, गंगोत्री यमुनोत्री होने के बाद 5,000 यहाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ होने के बाद 6,000 रुपये बद्रीनाथ में। बात कर ले वहाँ, 6,000 बद्रीनाथ, 5,000 यहाँ। बात कर वहाँ, नहीं बात कर वहाँ। तेरे सामने मेरे को 5 दिन का बोले थे। 5 दिन नहीं मेरे भाई, अरे बात आज नहीं थे ना, एक मिनट तू बात करना। हो गई ना। मैं गाड़ी बुक करा, जब मेरे को ये बोले गए थे 5 दिन बाद पैसे देना, बाद में आने के बाद भी दे केदारनाथ चलेगा। के आप उतरने 2 के धाम बाद बोल रहे हो, पैसे मेरे को लेने नहीं की बात हुई मालूम। थी। हाँ, बस हमारे को मालूम मेरे था। साथ आप 2 धाम बोल रहे हो, मेरे को 5 दिन बोला था ऐसा। नंबर तो दे। और ड्राइवर गाली देने भी लग जाता है। तो होता ऐसा है ना कि ये जो ड्राइवर रहते हैं उनका होटल से बातचीत रहती है, तो उसी कारण की वजह से वो हमें आगे नहीं लेके जा रहा था। तो यहाँ पे जो स्कैम होता है वो बहुत बड़ा रहता है, आपको ये स्कैम से ही बचना चाहिए। जब स्टार्टिंग में आप ऋषिकेश में वैन, कार, जो भी बस वगैरह बुक करते हो, आपको वहाँ पे क्लियरली बात करना पड़ता है कि आप बजट कितना रहेगा, आपको पैसे कब देना है और कब नहीं देना है। तो वो जिद पे अड़ गया था कि अभी 5,000 दो, वरना मैं आपको आगे नहीं लेके जाऊंगा। फिर हमने कंपनी में बात करके वो मैटर वहाँ पे सॉल्व किया था। बट आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फिर वहाँ पे हमने स्टे किया था। वहाँ पे स्टे करने के बाद हम चले जाते हैं केदारनाथ के लिए। फिर लोग स्टे करते हैं सोनप्रयाग में। फिर सोनप्रयाग में भी हम नाइट का स्टे करते हैं। फिर मॉर्निंग हम निकल जाते हैं केदारनाथ के ट्रैक पे। तो वहाँ पे जो स्कैम होता है, 2 तरीके के स्कैम होते हैं। एक तो स्टार्टिंग में जब ट्रैकिंग शुरू करोगे तो बहुत से लोग ऐसे रहेंगे फैमिली के साथ, छोटे बच्चे के साथ, हस्बैंड वाइफ रहते हैं और एक छोटा बच्चा रहता है, और वो आके आपको बोलेंगे कि हम गांव से आए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है वापस जाने के, तो हमें थोड़े पैसे दे दो। तो आपको वो स्कैम में नहीं फंसना है, आपको उन्हें पैसे नहीं देना है। ये स्कैम एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर वहाँ पे खच्चर के लिए भी आपके पीछे पड़ जाते हैं कि खच्चर ले लो, आगे अच्छा रहेगा, ये रहेगा। बट वो आपके ऊपर है भैया, अगर आप पैदल जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना खच्चर का तो आप ही के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर केदारनाथ की जो ट्रैकिंग थी वो हम सुबह 9-10 बजे स्टार्ट कर देते हैं और मंदिर पहुँचते पहुँचते हमें बच जाती है 6। और वहाँ का जो खाना होता है वो आपको वहाँ पे आलू पराठे मिल जाते हैं, लेमन सोडा मिल जाता है और बहुत कुछ मिलता है और बहुत अच्छा भी होता है। और पहले तो वहाँ के जो थे रास्ते ख़राब थे, अब तो बहुत बेटर हो चुके हैं। आपको हर जगह पे वॉशरूम भी अच्छे नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे और रास्ता भी नीट होता है। बट आप जब ट्रैकिंग करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो साइड खाई होती है वो साइड से आपको नहीं चलना है, क्योंकि जो घोड़े खच्चर आते रहते हैं वो ये नहीं देखेंगे कि आप कौन सी साइड से चल रहे हो, वो सीधा चलाते जाएंगे। अगर आप गिर भी जाओगे तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है।
तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो खाई की साइड से ना करके पहाड़ों की साइड से कोने से चले। तो फिर वहाँ पे 6 बजे हम पहुँच जाते हैं। और फिर जो सेकेंड स्कैम होता है वो होता है रूमों का। तो वहाँ पे हम 6 बजे पहुँच गए थे। वहाँ पे बैठने के बाद पीछे से एक आंटी आती है और वो बोलने लग जाते हैं कि रूम ले लो, ऐसा वैसा। मैंने बोला कि अभी मेरे साथी लोग आए नहीं हैं, तो जब वो लोग आ जाएंगे, जब हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो वो पीछे पड़ जाती है कि नहीं, पहुँचाने वाले तो हम ही हैं, रूम ले लो, खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ तक पहुँचाने वाले तो आप हो नहीं, जो है वो तो सामने है। तो ऐसी वैसी वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस हो गई थी। और जो रूम होते हैं जो केदारनाथ के सामने के होते हैं वो तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे। हम लोग जब गए थे जब वो फुल हो चुके थे, वरना हम वहीं पे स्टे करते थे। तो हम केदारनाथ के जो पीछे गली के साइड है वहाँ पे रूम लिए थे। बजट फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा रेट नहीं होते, बट जब भीड़ बढ़ जाती है, जब उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये केदारनाथ का भी ये 2 स्कैम से आपको बचना चाहिए। और एक जो तीसरा स्कैम होता है केदारनाथ का, वो वीडियो में अटैच कर दूँगी यहाँ पे भी। जो छोटी छोटी बॉटल में पूजा करने के लिए आपको गंगा जल देते हैं ना, वो पता नहीं कि वो असली में गंगा जल है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, हमने देखा है कि वो एक बकेट में पानी भर लिए थे, वो बकेट के पानी से छोटी छोटी बॉटलें भर रहे थे, गंगा जल बोल के बेच रहे थे। ये वाला मॉल से ले लिया, ये वाला काला स्कैम वो भी ले लेंगे। तो अगर आपको पता है कि शुद्ध गंगा जल आपको कहीं से मिल रहा है तो आप वहीं से लीजिए, वरना थोड़ा ये स्कैम से भी बचिए। केदारनाथ में ऐसे स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। वो पता नहीं कि स्कैम है या नहीं है, बट श्योरिटी नहीं है कि वो गंगा जल ही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये भी हो चुका है। फिर वहाँ पे हम रात में स्टे वहीं पे करते हैं। फिर सुबह हम नहा के वहाँ के दर्शन करके केदारनाथ जी के हम जाते हैं भैरव बाबा के यहाँ पे। भैरव बाबा का ज़्यादा तो होता नहीं है, बट जो चढ़ाई होती है बहुत खड़ी होती है, तो थोड़ा ताकत ज़्यादा, तो सुबह ब्रेकफास्ट करके जाइएगा भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। बाकी सब अच्छा हो जाता है वहाँ पे, दर्शन वगैरह सब अच्छे से हो जाते हैं। फिर वहाँ से हम नीचे उतरते हैं। फिर नाइट का जो स्टे रहता है वो हम सोनप्रयाग में करते हैं। फिर सोनप्रयाग में करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं हमारे चौथे धाम, जो कि होता है बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ में दर्शन करने के हमने सोचा था कि अगले दिन दर्शन होंगे हमारे, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसी दिन 6 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो हम सोचते कि क्यों ना हम आज ही दर्शन कर ले। तो आज इसीलिए मैं ये कॉस्ट्यूम में हूँ, क्योंकि उस दिन मैं ये पहन नहीं सकी थी। उस दिन 6 बजे पहुँच गए थे, तो मैंने जो कॉस्ट्यूम पहना था वही कॉस्ट्यूम में मैंने दर्शन कर लिए थे। ये वाली कुर्ती मैं उस दिन नहीं पहन सकी, इसलिए आज ये वीडियो मैं पहन के वीडियो बना रही हूँ। तो फिर वहाँ के भी हमारे अच्छे खासे दर्शन हो गए थे। वहाँ की भी ट्रैकिंग उतनी थी नहीं। हाँ, फिर उसके बाद बस फिर हम आ गए थे नीचे। फिर हमारे पास 2 दिन बचे थे वहाँ से हैदराबाद की ट्रेन के लिए। तो हमने सोचा कि 2 दिन क्यों टाइम वेस्ट करते, तो हमने फ़्लाइट बुक कर ली थी। तो वहाँ से हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली थी दिल्ली से हैदराबाद तक की। तो वहाँ दिल्ली से हम गए थे अहमदाबाद गुजरात, फिर वहाँ से हमें मिली थी यहाँ हैदराबाद की फ़्लाइट। तो आपको खाना जो है वो एकदम बढ़िया मिल जाएगा, खाने की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपका बजट 10 से 15 हज़ार के आसपास में आ जाएगा। जितना बड़ा ग्रुप होता है बजट तो उतना कम होता ही है। और अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो आपका बजट बढ़ सकता है। और हमारा टोटल बजट हुआ था 12 से 15 हज़ार का, क्योंकि हमने आते टाइम पे फ़्लाइट भी बुक की थी। बाकी बजट की टेंशन नहीं है, आप आराम से जाइए। 15 हज़ार 10 हज़ार में भी आपका हो जाएगा पूरा 4 धाम यात्रा। और एक होता है उसमें जो इंस्टा पे आजकल वीडियोस चल रही है कि आज आप जा रहे हो तो आपको केदारनाथ में बर्फ़ मिल रही है, वहाँ पे बारिश हो रही है, क्या बोलते हैं लैंडस्लाइड हो गया। आप ये सब वीडियोस पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन हमारे केदारनाथ पे दर्शन हुए थे ना, उसके अगले दिन हमें पता चला कि उस दिन तो वहाँ पे बारिश आई थी। तो आजकल लोग वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए ऐसी वैसी वीडियोस बना देते। बट अगर आपको दर्शन करना है तो वीडियोस वगैरह पे भरोसा ना कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए और दर्शन करने के लिए चले जाइए। और 1-2 बात है, वहाँ के जो रास्ते होते हैं बहुत गोल गोल होते हैं। तो वहाँ पे है ना बहुत से चांसेस है कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाए या फिर वॉमिटिंग हो जाए। तो ये टाइम पे आप मेडिसिन भी आपके साथ रखिए।
और खट्टी मीठी गोलियाँ होती है जो वॉमिटिंग को थोड़ा अवॉइड कर देती है, तो आप वो गोलियाँ भी रखिए। क्योंकि हम जब गए थे तो वहाँ रास्ते में हमारे जो साथी थे तुषार भैया, उनको सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई थी। और वहाँ पे आप जाते हो तो ये भी याद रखिएगा कि ज़्यादा ठंडा मत पीजिएगा, क्योंकि ठंडा पीने से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम वहाँ पे कोई छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ पे रुके, हम जो डॉक्टर थे उनको दवाई दिए, सिरप विरप दिए। तो अब ये बात का भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ठंडी चीज़ मत लीजिएगा। तो आप जो बैग पैक कर रहे हो उसमें थोड़े वार्म चीज़ें रखिए, स्वेटर टाइप में, हुडी टाइप में, जो भी आपको रखना हो। और जो सॉक्स है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि जो केदारनाथ का रास्ता है वहाँ पे झरने बहते रहते हैं, तो उसी में आपके जो सॉक्स है वो भीग जाएंगे, तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो आप सॉक्स भी एक्स्ट्रा रखिए आपके बैग में। इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अभी अप्रैल 22 को केदारनाथ के द्वार खुलने वाले हैं। अगर आप आपका ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको जानकारी के लिए अच्छी दिखी है, आपको इससे कुछ जानकारी मिली है, तो आप ये वीडियो को सेव करिए, आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।